हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन किस टीम के लिए ड्राइव करते हैं। वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन ड्राइव्स फॉर विच टीम। ऑप्शन है फेरारी, रेड बुल, मैक्लेरन या फिर मर्सिडीज़। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। आपको जानना चाहिए कि हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और सबसे पहली बार 20 जून 2001 को ये इस्टेब्लिश किया गया था, जब 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेट्स ऑफ रेफ्यूजीज़ की 50th एनिवर्सरी थी। 2024 में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का थीम रहेगा फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। रेफ्यूजी आप सभी जानते हैं, ऐसा इंडिविजुअल जिसे अपनी कंट्री छोड़नी पड़े क्योंकि कंट्री में वायलेंस चल रहा हो, वॉर चल रहा हो और लोगों को परसिक्यूट किया जा रहा हो उनकी जाति धर्म के आधार पर, और बिल्कुल भी खाने के सोर्स ना हो, पीने के सोर्स ना हो, इलेक्ट्रिसिटी वाटर इन सब की समस्या आ रही है, तो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने का विचार लोग करते हैं, उन्हें रिफ्यूजी कहते हैं। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, किंजराप्पू राममोहन नायडू। आपको जानना चाहिए कि तेलुगु देशम पार्टी के एमपी किंजराप्पू राममोहन नायडू ये सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाए गए हैं और इस पोस्ट पर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को सक्सीड कर रहे हैं। अब जो नई सरकार बनी है NDA 3.0, इसमें आपको जानना चाहिए 36 साल के हैं ये, 3 टाइम MP हैं और यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस मोदी 3.0 गवर्नमेंट में। ये श्रीकाकुलम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है मुरलीधर मोहोल। ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बिल्ट। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, चिनाब। आपको जानना चाहिए कि इंडियन रेलवेज ने हाल ही में एक सक्सेसफुल ट्रायल किया है इलेक्ट्रिक इंजन का, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट स्टील आर्क रेल ब्रिज जिसे चिनाब ब्रिज कहते हैं, ठीक है, इस पर इसको रन किया गया संगलदान टू रायसी के बीच में। और आपको जानना चाहिए जो चिनाब ब्रिज है जम्मू और कश्मीर में है और एफिल टावर पेरिस से भी ऊंचा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में है ये, और इसकी जो हाइट है वो 359 मीटर्स है और 35 मीटर ज़्यादा है एफिल टावर से। ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा और इसे डिज़ाइन किया है कोंकण रेलवे और DRDO ने। विच रिवर कट्स द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स। कौन सी नदी गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में काटती है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, चंबल। देखिए क्यों ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है, इसका रीज़न ये है कि हमारे देश में कूनो नेशनल पार्क के बाद अब दूसरा घर होने वाला है चीतास के लिए, वो होगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और अब जो चीता है उनको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी लाया जाएगा। अब तक कहाँ पर है, कूनो नेशनल पार्क में है। ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 368.62 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है और मंदसौर और नीमुच डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में, उसमें इसका पूरा एरिया आता है राजस्थान के बॉर्डर से लगते हुए। आपको बता दें एक फ्लैट रॉकी प्लेटू पर ये स्थित है और चंबल रिवर इसके बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, 2 ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स में इसको कट करती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन एयर फोर्सेस फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन अगस्त 2024। अगस्त 2024 में आयोजित होने वाले
भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तरंग शक्ति 2024। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, इसका नाम तरंग शक्ति 2024 है। ये अगस्त में होने की संभावना है और लगभग 10 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी आएंगी। और ये एक्सरसाइज 2 फेजेस में होगी। फर्स्ट फेज़ में सदर्न इंडिया में होगी और सेकंड फेज़ में ये वेस्टर्न सेक्टर में होगी। आपको जानना चाहिए, हाल ही में रेड फ्लैग एक्सरसाइज जिसे होस्ट किया है यूएस एयरफोर्स USAF के द्वारा 4 जून से 14 जून तक ये कंक्लूड हुई है एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में। ये सेकंड एडिशन है इस रेड फ्लैग एक्सरसाइज का इस साल, और ये एक्सरसाइज US एयरफोर्स एक साल में 4 बार होस्ट करती है। हु रिलीज द जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस? साइबर स्पेस संचालन के लिए जॉइंट डॉक्ट्रिन किसने जारी की? सही आंसर ऑप्शन बी है, अनिल चौहान। आपको जानना चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस को रिलीज़ किया है हाल ही में, जब चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में। आपको बता दें, ये जो डॉक्ट्रिन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है जो कमांडर्स को गाइड करेगा किस तरह से साइबर स्पेस ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाए आज के कॉम्प्लेक्स मिलिट्री ऑपरेशन इन्वायरमेंट में। बाकी लैंड, सी, एयर, ठीक है, ये सब वारफेयर तो जानते ही हैं, लेकिन साइबर स्पेस एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी क्रूशियल और चैलेंजिंग है मॉडर्न वारफेयर में। This doctrine lays emphasis on understanding military aspects of cyberspace operations and provides conceptual guidance to commanders, staff, and practitioners in the planning and the conduct of operations in cyberspace, as also to raise awareness in our warfighters at all levels. What is the name of the Internet of Things enabled integrated generator monitoring, protection and control system developed by the Army Design Bureau? आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा विकसित इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रक प्रणाली का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, विद्युत रक्षक। देखिए, विद्युत रक्षक ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसे डेवलप किया है आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने और हाल ही में लॉन्च किया गया लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो आपको बता दें, जितने भी एग्जिस्टिंग जनरेटर्स हैं इंडियन आर्मी में, उन सब के लिए अप्लाई होता है, किसी भी तरह के टाइप के हों, किसी भी तरह रेटिंग के हों, किसी भी एज के हों। और ये ना केवल जनरेटर पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, बल्कि कोई फॉल्ट हो जाए उसमें वो भी प्रिडिक्ट करता है, ऑटोमेटिक मैनुअल ऑपरेशन भी प्रोवाइड कराता है। What is the name of the first indigenously developed loitering munition delivered to the Indian Army? भारतीय सेना को सौंपे गए पहले स्वदेशी रूप से विकसित लॉइटरिंग म्यूनिशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नागास्त्र 1। आपको जानना चाहिए कि सोलर इंडस्ट्रीज़ जो कि नागपुर बेस्ड एक कंपनी है, इसने इंडियन आर्मी को हाल ही में फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका नाम नागास्त्र 1 है, ये सौंपा है। इंडियन आर्मी ने सोलर इंडस्ट्रीज़ की जो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड कंपनी है, सब्सिडरी है इसकी सोलर इंडस्ट्रीज़ की, इनको एक ऑर्डर दिया था कि हमको 480 लॉइटर म्यूनिशंस चाहिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स के तहत। तो ये जो नागास्त्र हैं एक तरह के ड्रोन हैं और सुसाइड ड्रोन्स आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये टारगेट के ऊपर जाकर जो है मतलब ब्लास्ट कर जाते हैं, ठीक है, टारगेट को भी ख़त्म कर जाते हैं, खुद भी ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें जो है केमिकेज मोड है जिसके तहत ये सर्च कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी टारगेट को उसके ऊपर क्रैश होकर। इसको नुब्रा वैली लद्दाख जो कि चाइना बॉर्डर के पास है, यहाँ पर टेस्ट किया गया और 9 kg ड्रोन है ये। इसकी फ़्लाइट ड्यूरेशन 30 मिनट्स की है। 15 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है जो कि 30 किलोमीटर तक हो सकती है ऑटोनोमस मोड में। और काफ़ी लो साउंड जो है इससे एमिट होता है, जिसके कारण ये एनिमी की रडार में जो है अनडिटेक्टेड रहता है। Which country hosted the Pavo Nurmi Games where India's नीरज चोपड़ा won gold medal in javelin throw event? किस देश ने पावो नुर्मी खेलों की मेजबानी की जहां भारत की नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, फिनलैंड। आपको जानना चाहिए कि इंडिया के ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, इन्होंने अपना मेडन गोल्ड मेडल जीता है पावो नुर्मी गेम्स जो कि तुर्कू फिनलैंड में हुए हैं। यहाँ इन्होंने अपने थर्ड अटैम्प्ट में 85.97 मीटर का भाला फेंक कर ये गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले हमने देखा था कि दोहा डायमंड लीग में इन्होंने सेकंड प्लेस हासिल किया था और लास्ट वन जो फेडरेशन कप हुआ भुवनेश्वर में, यहाँ पर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द 5 अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप?
किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 5 अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती? सही आंसर ऑप्शन बी दिव्या देशमुख है। आपको जानना चाहिए इंडियन चेस प्लेयर दिव्या देशमुख, इन्होंने वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप जीत ली है और बुल्गारिया की बेलोस्लावा क्रास्टेवा को फाइनल में इन्होंने हरा है। ये 4th इंडियन है जिन्होंने 5 अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती। इनसे पहले ये कीर्तिमान कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली और सौम्य स्वामीनाथन कर चुकी हैं। मेन सेक्शन में बात करें तो ग्रैंड मास्टर केजिबेक नोगरबेक एक कजाकिस्तान से हैं, इन्होंने ये वर्ल्ड टाइटल जीता है। आपको बता दें जो ये 2024 5 अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, इसको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा गुजराती कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर में होस्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। व्हाट इज सुमित नागल्स न्यू कैरियर बेस्ट एटीपी रैंकिंग? सुमित नागल की नई कैरियर की सर्वश्रेष्ठ एटीपी रैंकिंग क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 71। आपको जानना चाहिए भारत के टेनिस स्टार सुमित नागल, इनकी जो रैंकिंग है, ठीक है, वो अपने हाईएस्ट पर पहुंच गई है। 71 रैंकिंग इनकी हो चुकी है टेनिस की अगर हम बात करें। और इसी के साथ ही जॉइंट 4th हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन मैन एवर बन चुके हैं जब से कि ये रैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है 1973 के बाद से। 26 साल के हैं नागल और हाल ही में एटीपी चैलेंजर टूर इवेंट जो पेरुगिया इटली में हुआ, वहाँ पर ये रनर अप रहे, ठीक है, जीत नहीं पाए, फाइनल में हार गए। इसी के चलते इनको 6 स्पोर्ट्स का फ़ायदा हुआ, ठीक है। और ये लिएंडर पेस की जो रैंकिंग थी अब तक की 73 बेस्ट, ठीक है, उसको क्रॉस करके 71 रैंकिंग इन्होंने हासिल कर ली है। और 71 ही शशि मेनन की भी रही है, ठीक है, ये भी इंडियन टेनिस स्टार रहे हैं। अब नागल और मेनन से जो आगे हैं वो है सौदेव वर्मा, इनकी 62 रही है, रमेश कृष्णन की 23 रही है और विजय अमृतराज की 18 रही है बेस्ट। आपको बता दें हाल ही में इन्होंने अपना 6th टाइटल जीता चैलेंजर टूर हेलब्रॉन जर्मनी में, और जिसके तहत इन्हें पेरिस ओलंपिक्स का भी टिकट मिल गया। Which two entities signed a memorandum of understanding to enhance digital payment services for the e-migrate portal? ई-माइग्रेट पोर्टल के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए किन दो संस्थाओं ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड SBI। देखिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में, जिसके तहत एडिशनल डिजिटल पेमेंट सर्विसेज जो SBI की हैं, जो वो अपने पेमेंट गेटवे SBI पे के थ्रू प्रोवाइड कराता है इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स को, रिक्रूटिंग एजेंट्स को और अदर यूज़र्स को, वो प्रोवाइड कराएगा ई-माइग्रेट पोर्टल के तहत। जैसे ही SBI पे को ई-माइग्रेट पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तभी ये MOU ऑपरेशनल हो जाएगा। सिंस इट्स लॉन्च इन 2014, ई-माइग्रेट प्रोजेक्ट जो है 2014 में लॉन्च किया गया था। ये इंडियन वर्कर्स को असिस्ट कर रहा है जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज़ में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और जो भी फॉरेन एम्प्लॉयर्स या फिर रजिस्टर RA या फिर इंश्योरेंस कंपनीज जो प्रवासी भारतीय बीमा योजना इशू करती हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इस पोर्टल पर रजिस्टर करना। Who has been selected as the next managing director of DFCCIL? DFCCIL के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रवीण कुमार। देखिए पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के पैनल ने प्रवीण कुमार को नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है DFCCIL का, और इस पोस्ट पर ये रविंद्र कुमार जैन को सक्सीड कर रहे हैं। जो ये DFCCIL है यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आती है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। जो भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनकी मेंटेनेंस, ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन, ये सभी DFCCIL देखती है। द न्यू पोस्टल लॉ द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? नया डाक कानून डाकघर अधिनियम 2023 किस तारीख से प्रभावी हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 18 जून 2024। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और कहा है कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 18 जून 2024 से इफेक्टिव हो चुका है, लागू हो चुका है। आपको बता दें इस बिल को पार्लियामेंट में पास किया गया था 18 दिसंबर 2023 को, और ये बिल इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस कर रही है। और ये जब ये एक्ट बन गया मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो असेंट इसको मिली, ठीक है, वो मिली 24 दिसंबर 2023 को। ये एक्ट इंडिया पोस्ट को रेगुलेट करता है। इसमें क्या है कि इंडिया पोस्ट को हेड करने के लिए एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट की जाएगी, और ये जो है जो भी रेगुलेशंस है अलग अलग मैटर्स पर, चाहे वो टैरिफ फॉर सर्विसेज हो या फिर सप्लाई ऑफ पोस्टल स्टाम्प्स हो,
ये सभी का अधिकार डायरेक्टर जनरल के पास रहेगा। गवर्नमेंट के पास ये अधिकार रहेगा कि वो किसी भी कोई भी पार्सल जा रहा है उसको इंटरसेप्ट कर सकती है, ठीक है, देश की सिक्योरिटी को देखते हुए, ठीक है, कोई पार्सल है उसको इंटरसेप्ट करके दे सकती है कि उसमें क्या है। अच्छा, इंडिया पोस्ट के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है अपनी सर्विसेज के लिए, ठीक है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी इसके ऊपर नहीं डाली जा सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो पीनल प्रोविजन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, तो किसी भी जिम्मेदारी से फ्री रखा गया है इंडिया पोस्ट को। विच कंपनी एक्वायर्ड पेना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड? पेना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, अंबुजा सीमेंट्स। देखिए, अंबुजा सीमेंट्स जो कि सब्सिडरी है अडानी ग्रुप की, इसने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत पेना सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को एक्वायर कर रहा है 10,422 करोड़ रुपए में। 100% शेयर PCIL के इसने एक्वायर किए हैं पी प्रताप रेड्डी एंड फैमिली से। What is India's rank on the 2024 Environment Performance Index EPI? 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पर भारत की रैंक क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 176। आपको जानना चाहिए कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर 2024 जारी किया जा चुका है येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा। इस इंडेक्स को लीड कर रहा है एस्टोनिया। आपको बता दें इसने 1990 के लेवल से अगर अब तक देखें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 59% तक रिड्यूस किया है। दूसरे नंबर पर लक्समबर्ग है, तीसरे पर जर्मनी, फिनलैंड चौथे पर है और पाँचवें पर है यूनाइटेड किंगडम। वियतनाम लास्ट नंबर पर है 180 पर। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है 2050 तक नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो पर्याप्त मात्रा से कट किया जा रहा है उसमें केवल 5 कंट्रीज आगे हैं, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्टे एंड यूनाइटेड किंगडम। ये बताया गया है कि अगर हम 8 रीजन्स की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो उनमें सब सहारन अफ्रीका और सदर्न एशिया ये लोवेस्ट हैं, ठीक है, अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करें रीजन वाइज। बात करते हैं भारत की तो 180 कंट्रीज में भारत की रैंक 176 है, 27.6 पॉइंट्स हैं भारत के, और भारत केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ऊपर है। एयर क्वालिटी, एमिशंस एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भारत ने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया है क्योंकि कोल पर भारत का बहुत रिलायंस है ना, और कोल आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में और एयर पोल्यूशन लेवल में काफ़ी कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया की रैंक 177 है एयर क्वालिटी में, 172 है प्रोजेक्टेड एमिशंस बाय 2025 में। साउथ एशिया में इंडिया लार्जेस्ट एमिटर है ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन का। बाकी आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के मामले में भारत 3rd लार्जेस्ट एमिटर है, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। अच्छा, भारत की जो रैंक अच्छी है वो क्लाइमेट चेंज कैटेगरी में है, 133rd है इसकी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है भारत में और 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए $160 बिलियन एनुअली जो है हमें चाहिए होगा। अगर हम इस इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो ये एक बाइनियल इंडेक्स है। इनिशियली इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लॉन्च किया गया था 2002 में, ठीक है, तब नाम था इसका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। तो इसमें जो है जो देश हैं, अलग अलग देश हैं, उनके क्या एफर्ट्स रहे हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट पॉलिसी टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, जो यूएन सस्टेनेबिलिटी गोल्स, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट और क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोसिटी फ्रेमवर्क में बताए गए हैं, ठीक है। तो उनको कितना जो है मीट कर रहे हैं उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। जो 2024 का एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, 11 इशूज़ कैटेगरीज हैं और 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये है इन्वायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम विटालिटी और क्लाइमेट चेंज। बाकी आपको जानना चाहिए इसमें जो ये EPI टीम है ये 0 से 100 के स्केल में वर्स्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस देती है कंट्रीज़ को। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर देख लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद इज द चीफ ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? आंसर इज आज़ाद समाज पार्टी, कांशीराम। When was the ASEAN-India Trade in Goods Agreement implemented? 1st January 2010. Who has become the youngest tribal woman to enter parliament from an unreserved seat in Karnataka since independence? Answer is Congress, Priyanka Jarkiholi. तो ये चिक्कोडी से जीती हैं। Where was the 112th session of the International Labour Conference of International Labour Organization was held? Geneva, Switzerland. Which article of the Indian Constitution provides that there shall be a Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President? Answer is Article 74(1).
टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर आपको अभी देने हैं। वेयर इज बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी? Currently, the UPI Lite has a daily limit of rupees this, while the upper limit for a single payment is rupees 500. What was the theme for 77th World Health Assembly held from 27th May to 1st June 2024 in Geneva, Switzerland? According to which article of the Indian Constitution, the President can proclaim President rule in a state if a state government is unable to function? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश आप किया कीजिए। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिस, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ले लेते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आप करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल हमारे इस कोर्स पर 10% ऑफ चल रहा है समर सेल के तहत। करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करना है और हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है। लॉगिन करेंगे, आपको हमारा एक कोर्स मिल जाएगा जनरल अवेयरनेस का, और उसको आप बाय कर सकते हैं। बाय करते हुए आपको कूपन कोड लगाना होगा समर। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जो रिव्यूज़ दिए गए हैं उन्हें भी पढ़ सकते हैं। ये रिव्यूज़ उन एस्पिरेंट्स द्वारा दिए गए हैं जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरह के कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।